अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने हरिमोहन जी। बहुत शुक्रिया हरिमोहन जी, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। और हमारे थैंक यू साथ अर्जुन हैं जी। रोहित शर्मा। रोहित बहुत शुक्रिया, आ जाएं, थैंक यू सो मच आप दोनों का। हरिमोहन जी, ये हो क्या रहा है आप अजय जी? आपने अफ्रीका में ऑफिस खोल लिया क्या? हम दोनों को ठंड लग रही है, जैकेट वैकेट में हैं, आप एक छोटे से उसमें। नहीं, आप लोग इतने फेयर भी लगते हैं और मेरा फ्रेम पता नहीं डार्क क्यों आते हैं। मुझे ये राज हम भी आप लोगों फ्रेंडली से हैं। पूछना है कि आप लोग हमें इतने फेयर है और मैं डार्क क्यों आ रही हूँ। और हम मेरे कैमरा में प्रॉब्लम है, मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। एक क्रीम आती है फेयर एंड लवली, जरा उसे लगा के देखना, हो जाएगा काम। अच्छा, ठीक है, मैं कल ट्राई मारूंगी। हम लेकिन तो मुल्तानी और हल्दी लगा के बैठ जाते हैं, उसमें भी काम चल जाता है। उसमें भी काम वही चल ना, जाता है। आप दोनों मुझसे इतने ज्यादा खूबसूरत भी लग रहे हैं और इतने ज्यादा फेयर भी लग रहे हैं, जबकि मैं नहीं लग रही और उसका मुझे अब अफसोस है। देखना, लेकिन अब देखना ट्विटर पर कितनी लड़कियां लाइन मारेंगे हमें। नहीं नहीं, लेकिन हरिमोहन जी, वाकई में मैं कई शोज में से देख रही हूँ कि आप लोग बहुत खूबसूरत और बहुत फेयर लग रहे होते हम और मैं नहीं लग हैं रही होती। बचपन से। बचपन से बचपन ही से है, अभी डेफिनेटली। अभी तो बच्चे के बाल भी नहीं निकले। सही बात। मगर हम टॉपिक की तरह चलते हैं हरिमोहन जी। अजय डोवल साहब चाइना गए हैं, उनके विजिट को आप किस तरह से लेते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये? अगर उस उनकी विजिट से जो हमें दिखाई दे रहा है उसमें 6 वादे किए गए, शांति बनाए रखेंगे, बॉर्डर पर नहीं लड़ेंगे, पीस टॉक्स चलती रहेंगी, बॉर्डर को सेटल करेंगे और न जाने कितनी सारी बातें वो कर रहे हैं, ये सब हाथी के दांत है। Frankly, मुझे जो लगता है ये सब हाथी के दांत है, जो दिखाने के लिए बात की गई है, वरना मुझे कहानी कहीं और नजर आ रही है। और इस कहानी के रूट्स मुझे पूरी दुनिया के अलग अलग जगह पर फैलते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें सबसे पहला 5 नवंबर को जो ट्रंप जीत के आया है और जो डीप स्टेट ने जिस तरीके से अपना जिसे कहते हैं कि खेल दिखाया है, और वो डीप स्टेट पूरी ताकत के साथ, जिसे कहते हैं ना लिटरली पूरी ताकत के साथ डीप स्टेट जो है वो एक ऐसे दुनिया बना के जाना चाहता है ताकि अगले 4 साल तक वो लड़ाइयां चलती रहें। और जब वो इस अपनी सरकार में वापस आए, ओबामा यानी डेमोक्रेट्स वापस आए, तो वो उन सुलगते हुए अंगारों को आग में कन्वर्ट कर दे, जंग में कन्वर्ट कर दे, मुझे ऐसा लगता है। और पॉसिबली इंडिया और चाइना ने इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, और समझने के बाद आज के दिन वो दोनों ये दोनों कंट्रीज बहुत सफिस्टिकेटेड मैनर में एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं और कम से कम कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आ रहे हैं कि ठीक है यार, हम दोनों नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमसे लड़ने के लिए अमेरिका आ गया है। मुझे ऐसा लगता है इसके रूट्स हमें अक्टूबर में होने वाले बॉर्डर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर दिखाई देता है, जिसमें 31 अक्टूबर तक तो हम लोगों की दोनों कंट्रीज की डिसएंगेजमेंट होकर और पेट्रोलिंग स्टार्ट हो गई थी। अब आप अंदाजा लगाइए, वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 15-16 अक्टूबर के आसपास, या यूं कहें अक्टूबर फर्स्ट वीक में, दुनिया को समझ में आने लग गया था, जो भी इंटेलिजेंस अमेरिका में रखे हुए था उन सबको समझ में आने लग गया था कि कमला हैरिस डूब चुकी है, डेमोक्रेट्स डूब चुके हैं, ट्रंप आने वाला है। और जिस तरीके से ट्रंप आने वाला है ये लगने लगा, चाइना ने अपनी तैयारी शुरू कर दी और इंडिया ने उसका गोल्डन अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में फायदा उठाया, पीस एस्टेब्लिश करके। एक बात, लेकिन इसके बाद दूसरा पार्ट भी है। जैसे ही ट्रंप की डिक्लेरेशन हुई कि 6-7 तारीख तक डिक्लेयर हो गया, 6 तारीख को डिक्लेयर होना शुरू हो गया कि ट्रंप आ रहे हैं, और 7 तारीख आते आते कंफर्म हो गया कि हाँ ट्रंप जीत चुके हैं। 8 तारीख को रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए, उसके बाद कुछ वोट्स वगैरह काउंट हो रहे हैं, मैं उन पे अभी नहीं जा रहा। लेकिन रियलिटी ये है कि अल्टीमेटली ट्रंप के जीतने के बाद क्या बाइडेन चुप बैठा? मुझे लगता है नहीं। मतलब 8 नवंबर से लेकर और आज हमारे पास 18 दिसंबर है, 19 दिसंबर है, इस बीच में अगर बड़े तौर पर देखें तो यूक्रेन को फुल फ्लेजेड डीप लेवल की मिसाइलें दे दी, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे दी, एक्मेटैक जो भी है, उन्होंने रशिया के अंदर अटैक करना शुरू कर दिया। उसके बाद सीरिया जो है वो गिर चुका। अच्छा, उसके बाद हिजबुल्ला से इजराइल की लड़ाई खत्म हो गई है, सीरिया जो है वो गिर चुका है।
असाद भाग चुका है, इजराइल जो है वो सीरिया के बड़ी टेरिटरी पे कब्जा कर चुका है। ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली एकदम से जो आईएस की आउटफिट एचटीएस जो है वो, या फिर आईएसआईएल वो, या फिर आईएसकेपी वो, ये सारे के सारे एकदम से आपको नहीं लगता एक्टिवेट होते हुए नजर आए हैं? और ये जिस तरीके से एक्टिवेट हुए हैं, चाहे असाद की रेजिम उखाड़ के फेंकना हुआ, चाहे तालिबान के एक मिनिस्टर को मार डालना हुआ, चाहे बांग्लादेश में एकदम से आग उगलना हुआ, और सबसे बड़ी बात म्यांमार में जिस तरीके से मामला है, रोहिंग्या अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी से लेकर जिस तरीके से वहां पर आप देखेंगे ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर, मणिपुर के अंदर अमेरिकन एजेंट्स या अमेरिकन जो आर्मी पर्सनल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं कुकी रिबेलियंस को जैसे कहते हैं कि ट्रेनिंग देते हुए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइडन या ओबामा जाने से पहले डीप स्टेट के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके जाना चाहते हैं जहां हर कुछ जल रहा होगा। देखिए, ट्रंप आएगा, जादू की छड़ी घुमाएगा और सारी लड़ाइयां बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। यानी ट्रंप आने के बाद उन लड़ाइयों को खत्म नहीं करवाएगा, उनको सेटल करवाने के लिए उसे अगले 2 से 3 साल लग जाएंगे। तब तक ट्रंप के अगेंस्ट कुछ ना कुछ माहौल बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी होगी। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस बार थोड़ा ज्यादा होगा। ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि एक खबर जो हमने से किसी ने शायद डिस्कस भी नहीं की, कि ऑस्ट्रेलिया की एक लेबोरेटरी से 326 वायरस जो है वो चोरी हो गए हैं। ऐसी ही खबर एक बहुत ही उड़ती सी, हालांकि वो 100% सही नहीं थी और वो चीज डिस्कस भी नहीं हुई थी, कि चाइना के अंदर से भी लेबोरेटरी से एक वायरस निकलता है। अब चाइना की लेबोरेटरी से तो एक वायरस निकला, अब की बार चोरी हुए 326। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा जरूर है। अच्छा, रशिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट का मारा जाना, यानी रशिया, और उम्मीद की जा रही है कि भाई न्यूक्लियर, अब ये देखिए ना, रशिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट का मारा जाना साफ तौर पर बता रहा है कि रशिया को आप अब किसी भी तरीके से पीस टॉक्स के लिए नहीं बिठा सकते, क्योंकि रशिया आग बबूला है और एक तरीके से रशिया का राइट हैंड, पुतिन का राइट हैंड मारा गया और पुतिन उसका बदला लेगा ही लेगा। अब वो किस लेवल पर जाकर होगा, क्या होगा, उसको बताना मुश्किल है, लेकिन सोचकर देखिए, स्कूटी के अंदर एक बॉम्ब डाल के मार दिया गया, इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर। तो शॉर्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि अजीत डोभाल की जो अभी चाइना की मीटिंग है, उसको हमें इस डायमेंशन में नहीं देखना कि हमें दिखाई दे कि भाई अजीत डोभाल जो है वो चाइना के साथ पीस टॉक्स करने गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पर बांग्लादेश के जो हालात हैं, म्यांमार के जो हालात हैं, और इन जगहों के बीच में कोई ना कोई ऐसी फोर्स जरूर खड़ी हो रही है जो अमेरिका का, जिसको बैक मिल रहा है, अमेरिका का जो सपोर्ट मिल रहा है, और वो जो फोर्स है वो इंडिया और चाइना दोनों को परेशान करेगी। और अगर इंडिया और चाइना के बॉर्डर टॉक्स डिस्कस हो जाते हैं या डिसाइड हो जाते हैं, तो पॉसिबली बे ऑफ बंगाल के अंदर किसी तरीके का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या फिर एक दूसरे के साथ कोई ना कोई मैटर डिस्कशन जरूर होगा और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। अगर वो सॉल्यूशन निकल जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा मजबूती के साथ ये दोनों फोर्सेस मिलके, खासकर बंगाल और बांग्लादेश और म्यांमार वाले इलाके में, अमेरिकन लेड फोर्सेस से लड़ती हुई नजर आएंगी। और उसी चीज का कुछ खाका हल्का फुल्का अंदर डिस्कस होते हुए नजर आया। मैं ये नहीं कह रहा कि कल से ही इंप्लीमेंट होगा, मैं ये कह रहा हूं कि अभी शुरुआत है, डिस्कशन उस डायमेंशन में है जिसकी खबर मैं ढूंढ रहा था, नहीं मिली। और मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी 2 साल से प्रेडिक्शन चल रही है। म्यांमार, मुझे दिखाई दे रहा था जब से म्यांमार में कूट डिटेक्ट हुआ, आर्मी आई, उसमें मुझे शक हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन जैसे ही म्यांमार की आर्मी को रिबेलियंस ने धोया और पूरे के पूरे चारों तरफ से म्यांमार को कंसंट्रेट करके रख दिया, तब मुझे मेरा शक यकीन में बदला कि कुछ बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम हो रही है। जब म्यांमार में उठापटक चल रही थी तो एकदम से पता लगा मणिपुर जलने लगा, तो इसका मतलब वो आग इंडिया को टारगेट करने के लिए लगाई जा रही थी। लेकिन जब मणिपुर से भी मामला सेटल नहीं हुआ और एकदम से बांग्लादेश को जलाने लगे और शेख हसीना का स्टेटमेंट आ गया, तो एक चीज कंफर्म हो गई, अगले 20 साल का बैटल ग्राउंड बांग्लादेश और म्यांमार है।
और इंडिया और चाइना के प्रोग्रेस को रोकने का प्लान है। जो कंट्री तरक्की कर रहा होता है उसके पड़ोस में आग लगा दो, वो उस आग में जलता हुआ परेशान रहे। वही चीज प्लानिंग यहां चल रही है। पॉसिबली इस चीज के ऊपर डिस्कशन है, लेकिन इनके जॉइंट स्टेटमेंट में मुझे इस रीजन का कोई रिजल्ट मतलब कोई मेंशन नहीं मिला। अब अगर एक वर्ड भी होता तो शायद उसका मतलब निकल जाता। अगर वो वर्ड नहीं है, इसका मतलब वो डायलॉग टेबल पर है, डिस्कशन चल रही है, प्लानिंग चल रही है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, इसलिए उसको भी एक्सपोज नहीं किया या फिर उसको बता ही नहीं रहे कि हम इस मामले में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इतना बड़ा, इतना इंपॉर्टेंट मैटर है और इनकी डिस्कशन के अंदर या इनकी स्टेटमेंट में वो मुझे शब्द नजर नहीं आ रहे। तो मुझे वहां सन्नाटा जो है ना, कई बार सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा होता है, बस पढ़ना है। प्रॉब्लम ये है, कह रहा है वो पता है, क्या कह रहा है वो अंदाजा है, लेकिन एग्जैक्ट जब तक एक आधा शब्द नहीं मिलेगा ना या फिर कोई एक्शन, तब तक कुछ नहीं। तो मैं उस सन्नाटे को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं कब तक पढ़ा जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन रोहित, आपकी तरफ आऊंगी। आपको आप एग्री करेंगे हरिमोहन जी से कि वाकई में कुछ सन्नाटा है और कोई बड़ा कह लीजिए कि कुछ बड़ा सोचा जा रहा है या किसी इस किस्म की बात की जा रही है इंडिया और चाइना की तरफ से? देखिए, इंडिया और चाइना की तरफ से हम लोगों ने देखा कि सडनली दोनों कंट्रीज के बीच में बेटर रिलेशंस होने शुरू हो गए। क्यों होने शुरू हो गए? क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि रशिया कहीं ना कहीं इंटरवीन कर रहा था, और रशिया की इंटरवेंशन दोनों कंट्रीज के बीच में बेटर रिलेशंस लाने के लिए इंपॉर्टेंट रही। चाइना, जो कि नो डाउट इंडिया से बड़ी पावर तो है ही है, और एक ऐसी पावर है जो कि अमेरिका से टक्कर लेना चाहती है। $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी, मतलब 19 ट्रिलियन ना बोले तो 10 की तो है ही है, वो जो भी वो बोले कि हमारी एग्जैक्ट रेट फिगर्स और ईयर वो या डिप्रेशन जो भी $10 बिलियन के इंडिया अपनी फिगर्स, अगर मैं इंडिया की फिगर मान तो हम $4 ट्रिलियन ठीक है, गवर्नमेंट की फिगर्स मान। कई बार ऐसा भी होता है कि 4 ट्रिलियन इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है, वो तकरीबन 4.5 ट्रिलियन पे होती है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की जो स्टैटिस्टिक्स है वो कहीं सरकारी बाबू बैठ के बनाते हैं, तो कई बार वो ऊपर नीचे होती है, नो डाउट। हो सकता है 3.5 बिलियन, मैं 3.5 के लिए भी तैयार हूं, ठीक है। लेकिन हमसे 3 गुना बड़ी इकोनॉमी है, हमसे बड़ी पावर है। ऑन पेपर्स मैं ये नहीं बोल रहा कि उनके कितने काबिल प्लेन हैं उस पर डिस्प्यूट है, उनके कितने काबिल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिसमें वो दरार पड़ गई थी और दुनिया ने देखा और वीडियो सबके सामने अवेलेबल है, मैं नहीं मानता। ऑन पेपर्स तो हमसे बड़ी है, मिसाइल्स उनके पास हैं, आईसीबीएम्स उनके पास हैं, वो बड़ी पावर, बड़ी इकोनॉमी कहीं ना कहीं झुकती दिखी। कहीं ना कहीं झुकती कैसे दिखी कि उन्होंने वो कॉम्प्रोमाइज किया जिसकी वजह से वो 4 साल उन्होंने हर चीज को लटका के रखा। उनको टिकटॉक बैन झेलना पड़ा, उनको 50 से ऊपर ऐप के बैन झेलने पड़े, उनकी बहुत सारे इंपोर्ट्स इंडिया ने बैन किए, हम और करने जा रहे थे। लेकिन क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो इकोनॉमी कहीं ना कहीं उनको ये पता था कि आगे आने वाले टाइम में अगर हम इंडिया से बना के नहीं चलेंगे तो मामला गड़बड़ है, ठीक है। देन चाइना इज एन इकोनॉमी विच इज सेंट्रलाइज्ड, ओवर सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। एक शंघाई गैंग भी है वहां पे जिसके बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, सब घबराए बैठे हैं। वो शंघाई गैंग हमेशा चुनौती देता रहता है सेंट्रल लीडरशिप को, और वहां पे जो भी सेंट्रल लीडरशिप से अच्छे रिलेशन नहीं रखता वो जमीन में मिल जाता है, मतलब मिट्टी में मिल जाता है। हमारे पास Alibaba.com का एग्जाम्पल है। बहुत ही बड़े, मतलब ऐसे लोग थे जिनके लिए लोग बोलते थे कि ओह वाह क्या काम किया है ये आदमी, तो वो कौन से वो बैरिस्ता में चाय बेचता था और सडनली इतना बड़ा उनके क्या नाम है Alibaba.com वाले का, हरिमोहन जी बताएंगे। ऐसे लोग, यार मैं उनका नाम भूल गया, Alibaba.com का जो चीफ था, चाइना का सबसे रिच आदमी था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में था, वो मिलियंस में आ गया साहब। तो ऐसी इकोनॉमी अगर घंटों में हमारे सामने झुक जाती है तो कुछ ना कुछ तो उसको बताया गया कि बेटा तुम संभल जाओ वरना वहां से जैक, ठीक है। तो जैक मा बिलियनर थे और चाइना के सबसे अमीर आदमी थे। आज बिलियन भी गया उनका, मिलियन में आ गया वो। आप शायद थोड़ा रिवाइव हुए ऐसा सुनते हैं।
लेकिन सोचने वाली बात है कि इस इकोनॉमी को इंडिया और वेरी टचेबल अरुणाचल और हमारी आर्मी के साथ, उनकी आर्मी के साथ हमारे अरुणाचल के मिनिस्टर मिलने गए थे तो गिफ्ट्स भी मिले थे। नाउ ये चीज अमेरिका को बुरी तो लगी होगी, इसके पीछे कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं वो अमेरिका को पता है या दूसरों को पता है, मेरे पास ऐसी कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन पीछे कौन सी फोर्सेस काम कर रही है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट के सामने क्या हो रहा है। सामने ये हो रहा है कि चाइना इंडिया अच्छी दोस्ती रख रहे हैं या एटलीस्ट दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यही हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अभी 3 महीने पहले या 3 साल 4 साल पहले या 5 साल हो गए जाकर के वहां पे चाइना में बोल के आए थे डोकलाम के लिए कि डज एवरी डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिलोंग टू चाइना। आज ये गए हैं और वहां पे जाकर के इन्होंने बात की है कि बॉर्डर पे हम पेट्रोलिंग कैसे करेंगे। इसका मतलब चाइना हमारी बातों को एग्री कर रहा है और चाइना इंडिया की बातों को एग्री कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक लार्जर वॉर की तैयारी है अगेंस्ट अमेरिका। अच्छा, इंडिया चाइना कुछ भी हो जाए, आसमान जमीन पे आ जाए, इंडिया चाइना दोस्त नहीं हो सकते, ये मुझसे लिखवा के रख लीजिए। क्यों? क्योंकि चाइना ने ऐसा धोखा दिया था जब हम पंचशील की बात कर रहे थे, जब हम चाइना से बड़ी अच्छी दोस्ती की बात कर रहे थे, चाइना ने ऐसा धोखा दिया था जिस पर हम जिंदगी में कभी ट्रस्ट नहीं कर पाए। लेकिन क्या हम कोजी अप कर सकते हैं? यस, वी कैन कोजी अप। और हम कोजी अप करने के बाद हम कुछ चीजों पे कहीं ना कहीं एक वो करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा एक अंडरकरेंट है। वी आर इनटू द सेकंड ईयर of Xi Jinping's presidency, third presidency, unprecedented third term। चाइना के अंदर बहुत सारी चीजें पनप रही हैं, अंदर एक रिवोल्ट, सिमरिंग डिस्कंटेंट है, और वो डिस्कंटेंट शी जिनपिंग का तख्ता पलट कर सकता है क्या? कर सकता है। हमने देखा है कि हो सकता है। शी जिनपिंग कोविड के नाम पे अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, कोविड जैसा वायरस आया, उन्होंने वुहान से लोगों को बाहर निकलने दिया, इस कोविड वायरस को पूरी दुनिया में फैलने दिया। इसका एक पहलू ये भी है कि ये कोविड जबरदस्ती रिलीज किया गया ताकि शी जिनपिंग अपनी पकड़ को, अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेट कर लें। ये बात कोई बोलना नहीं चाहता है। क्यों नहीं बोलना चाहता है? इसलिए नहीं बोलना चाहता कि हर कंट्री की गवर्नमेंट के ऊपर, हर कंट्री की एग्जीक्यूटिव के ऊपर फिर क्वेश्चंस उठेंगे कि जब आपको पता था तो आपने उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। एवरी कंट्री फेल्ड इन कोविड, एवरी कंट्री फेल्ड, लाखों लोग मारे गए, जवाब नहीं है किसी गवर्नमेंट के पास। क्यों? क्योंकि यही डोनाल्ड ट्रंप, इट्स अ स्मॉल वायरस, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट था, इट्स अ स्मॉल वायरस, वी कैन टैकल इट। सबसे ज्यादा मौत तो उन्हीं की कंट्री में हो गई। न्यूयॉर्क में जगह नहीं थी लाश रखने की, वो डेड बॉडीज के हॉस्पिटल के बाहर। तो ये क्या हुआ है? इसका एक एंगल ये भी है कि कहीं ना कहीं शी जिनपिंग अपनी प्रेसिडेंसी को कंसोलिडेट करना चाहते हैं और इंडिया से लड़के वो कंसोलिडेट नहीं हो सकती थी। एंटी शी जिनपिंग फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हो रही हैं, तो शी जिनपिंग और चाइना एक मजबूरी के तहत भी ये हमसे एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। ये हमारे पास इंटरनल न्यूज है। अब ये न्यूज मैं आज दे रहा हूं, अब बाकी सारे यूट्यूबर्स तो वीडियो बना लेंगे, डोंट वरी। बिल्कुल ठीक। लेकिन हरिमोहन जी, रोहित की एक बात से तो मैं भी एग्री करूंगी, जो मतलब एज अ पाकिस्तानी मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं अपना मतलब अटका हुआ है और चाइना को जहां मौका लगेगा वो भारत का नुकसान तो करेगा। आप क्या कहेंगे? कम से कम 2 में ज्यादा समझदार दुश्मन अच्छा है। पाकिस्तान से ज्यादा समझदार दुश्मन चाइना प्रूव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फालतू की जिद पाल के नहीं बैठेगा चाइना, ये भी पक्की बात है। हाँ, 62 के अंदर हमने एक चीज देखी थी कि 62 में हमने धोखा खाया, और 62 में धोखा इसलिए खाया क्योंकि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। हम एक स्वप्न लोक में, एक सपनों की दुनिया में जी रहे थे कि जी हर चीज बढ़िया बढ़िया है, हर चीज बढ़िया फर्स्ट क्लास है, और उसमें जो है पीसफुल कोऑपरेशन और पीसफुल एग्जिस्टेंस और पंचशील डॉक्ट्रिन की बकवास
को हम सोचकर चल रहे थे, जबकि नेचर ऑफ चाइना हमने कभी कंसिडर नहीं किया था, और या फिर यूं कहें कि हमने रियलिटी ऑफ जियोपॉलिटिक्स उस टाइम पर समझी नहीं थी। और या फिर इसे तीसरे तरीके से कहेंगे कि जवाहरलाल नेहरू पॉलिटिकली इतने मैच्योर्ड नहीं थे कि वो अपने दम पे एक यूटोपिया से बाहर निकल पाते। तो वो जो यूटोपिया था वो ले डूबा, हमारी जो लीडरशिप थी वो ले डूबी। ओवर एम्फेसिस ऑन अहिंसा, नॉन वायलेंस, और जिसे कहते हैं ओवर इग्नोरेंस ऑफ आवर आर्मी वो। लेकिन कई बार ये भी होता है, उसको हम डिस्कस बाद में करेंगे, कभी करेंगे, कि जिस तरीके से, अच्छा उसमें एक चीज शायद सही भी हुई गलत भी, मैं उसमें नहीं जा रहा, कि कम से कम वो जो 10 साल आर्मी को थोड़ा कंट्रोल करके रखने की एक सिचुएशन थी, कोशिश थी, उससे पॉलिटिकल कंट्रोल आर्मी के ऊपर एस्टेब्लिश हुआ। और उस जो कि मतलब पॉलिटिकल पार्टीज उस टाइम जवाहरलाल नेहरू टाइप के सोच रहे थे, उसका बेनिफिट इंडिया को लॉन्ग टर्म में मिला। और आर्मी जो है वो मतलब ओबीडियंट है, आई एम नॉट सेइंग कि लॉयल टू गवर्नमेंट है, नहीं, लॉयल टू देयर कंट्री बट ओबीडियंट टू द गवर्नमेंट है। और ये चीज पाकिस्तान में नहीं है, ये चीज चाइना में नहीं है, इवन अमेरिका में नहीं है। जहां तक मुझे आर्मी के मामले में लगता है कि आर्मी डिसाइड कर रही है, आर्मी और डीप स्टेट मिलकर डिसाइड करते हैं कि अमेरिका के अंदर कौन सी गवर्नमेंट आएगी और कौन सी गवर्नमेंट जो है वो क्या डिसीजन लेगी। इंडिया में ऐसा नहीं है ये, और मैं इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से मानता हूं कि हमारी आर्मी इस मामले में दुनिया की सबसे अच्छी आर्मी। मैं इसलिए नहीं मानता कि मतलब इसलिए नहीं कि उसके पास हथियार अच्छे या कुछ भी अच्छा, वो बात की बात है। सबसे अच्छी बात है दे आर लॉयल टू देयर कंट्री एंड दे आर ओबीडियंट टू देयर गवर्नमेंट। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। इसमें रोहित भैया चेंज कर सकते हैं, इंप्रूव करेंगे, मैं उसको उनका स्वागत करूंगा। लेकिन दूसरी चीज जो हमारे को समझनी है कि चाइना और पाकिस्तान में, और जो आप सोच रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे गलती नहीं की, और हमें आज चाइना का नेचर पता है, और क्योंकि पता था तो हमने चाइना को डोकालाम के अंदर संभाला। उसके बाद हमारी तैयारी अच्छी थी, 62 में तैयारी अच्छी नहीं थी, अब हमारी तैयारी अच्छी थी और बहुत ही टैक्टिकली हमने सिचुएशन को हैंडल किया। गलवान क्लैश में हमें जो नुकसान हुआ, चाइना को ज्यादा हुआ, हमें कम हुआ, दोनों तरफ से नुकसान हुआ, बट हम उस सिचुएशन में थे कि चाइना को चाइना की भाषा में जवाब दे। देखिए, कभी भी किसी को किसी की भाषा में जवाब देने का मतलब ये नहीं होता कि उसने 10 मारे हमने 10 मारे, या किसी की गर्दन उतारने के बाद ही वो भाषा में जवाब होता है। नहीं, असलियत में इसे ऐसे देखिए कि चाइना की जो सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी थी, इंडिया ने भी एग्जैक्टली उसी भाषा में जवाब दिया और उस सलामी स्लाइसिंग की एक तरीके से काट ढूंढ निकाली। और जैसे ही सिनारियो इंडिया के फेवर में आया, इंडिया ने अपना वो ताकत निकाल, मतलब इंडिया ने सॉल्यूशन निकाले, क्योंकि चाइना उस टाइम पर दबाव में था। अब देखिए तीसरी बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चाइना पर हम भरोसा नहीं कर सकते, हम नहीं कर रहे भरोसा। आप रोज अखबार उठाकर देख लीजिए, कोई मिसाइल टेस्ट हो रही होती है, कोई शिप ड्राइव कर रहा होता है, कोई शिप नया आ रहा होता है, कोई सबमरीन के ऊपर वर्क कर चल रहा होता है, कोई ड्रोन के ऊपर होमवर्क चल रहा होता है, कोई फाइटर जेट से लेकर उस कैनन से ट्राई हो रही है। मतलब वॉर प्रिपरेशन लगातार जारी है। अब हमें पता है पाकिस्तान के साथ हमें वो वाली वॉर नहीं करनी जो मतलब कन्वेंशनल वॉर पाकिस्तान के साथ है, हमें इसलिए वो कंसर्न है भी नहीं। तो हमारा कंसर्न, अगर हम ड्रोन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एआई वॉर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, स्पेस वॉर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अगर हम कौन से वो मिसाइल, वो अभी मैं वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, उन सब चीजों की, और उसमें भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अगर हम बात कर रहे हैं, वो सारे अगर टेस्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हम चाइना के साथ अवेयर है। हम जानते हैं आज सिचुएशन जियोपॉलिटिकली हमारे फेवर में है, तो चाइना हमारा दोस्त है। जिस दिन लगेगा कि जियोपॉलिटिकली हमारे फेवर में नहीं होगी और चाइना आंखें चेंज बदलेगा, 10 साल बाद, मान लिया 2035 में चाइना जो है वो आंखें बदलता है और वो इंडिया के अगेंस्ट कुछ हॉस्टिलिटी दिखाता है, मैडम 10 साल के अंदर हमारी तैयारी क्या होगी ये सोचिए। 10 साल पहले हम इस लायक नहीं थे कि चाइना के सामने अपनी टैंक या अपनी गाड़ियां या सोल्जर्स को ले जा सके। आज बहुत सारी पोस्ट्स ऐसी हैं जहां हमारा डायरेक्ट एम्यूनिशन द लास्ट पोस्ट तक पहुंचता है, जहां 2-2 दिन 3 दिन लग जाते थे पहुंचने के लिए, 10-10 दिन लग जाते थे पहुंचने के लिए, वहां 6 घंटे में पहुंचा जा रहा है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ये जो आर्म्स एम्यूनिशन को डेवलप किया है, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, और सबसे बड़ी बात, हमने उसे
मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया बनाया है और बहुत सारे मामलों में इंडिजिनस बनाया है। अब जैसे तेजस है, तेजस पहले वाला बेकार है, हम बेकार इन द सेंस, बेकार नहीं कहेंगे सॉरी, कमजोर है, नॉट अप टू द मार्क है। लेकिन मार्क 2 अगर आता है और उसके बाद 3, 4 आता है वर्जन, तो रोहित भैया क्या आप इससे एग्री तो करेंगे ना कि अगर मार्क 2 जो है वो कंपैरेटिवली बेटर है, 3 और बेटर होगा, 4 और बेटर होगा, और अगले 10 साल में अगर मार्क 2 के बाद 3 या 4 आ जाता है, यानी हम कुछ 5th जनरेशन के आसपास का कुछ बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो आरजू जी, इसका मतलब सीधा ये है कि वी आर प्रिपेयरिंग, और हमने चाइना को समझने की कोशिश की है और उस समझने की कोशिश में कुछ हद तक तो कामयाब हुए हैं। दोबारा धोखा देगा तो दोबारा काम मेहनत कर लेंगे, लेकिन इतना पक्का है 10 साल बाद, 10 साल पहले जो इंडिया था, यानी 2014 में जो था, वो 2024 में नहीं है। और हम इतना भी भरोसा करिए कि 2024 में जो होगा वो 2035 में हम नहीं होंगे, और 2035 में अगर चाइना सोच भी लेगा तो जो चाइना की इकोनॉमी हमसे 3, 4 या 5 गुना बड़ी है, तो हो सकता है वो डिफरेंस काफी ज्यादा हम कम करने में कामयाब हो जाए। ये चीज है, तो मैं इसमें ऑप्टिमिस्टिक हूं कि अगर 10 साल का टाइम मिल गया ना, तो चाइना को प्रॉब्लम है, हमें कम है, और जितना टाइम ज्यादा मिलेगा हम उतना बराबर पहुंचेंगे, और 1, 2, 3 वाली पावर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जी बिल्कुल, इसको देखते हैं, लेकिन रोहित, लास्ट कमेंट में आपसे लूंगी, आपको लगता है कि 10 साल तक ये सिलसिला जारी रहेगा? और दूसरा, क्या सिर्फ बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उससे इतनी घबराहट आ गई है कि अब भारत सोच रहा है कि चाइना से ही बना लेते हैं, कुछ और ना सही? नहीं नहीं, ये बांग्लादेश का रिश्ता नहीं है भैया, बांग्लादेश तो हाल में हुआ है, हमारी दोस्ती पहले हो गई थी, हमारी जनरेशन पहले हो गई थी, हम पहले ही गले में हाथ डाल के चाय पी रहे थे। कब पी रहे थे चाय समोसे? बांग्लादेश के इस गेम से पहले हो गया था, बांग्लादेश में शेख हसीना के भागने से पहले हो गया था ये काम। अच्छा, ये बात समझिए आप, बांग्लादेश तो बच्चा है, हमें कुछ घुसने की जरूरत नहीं है, अराकान आर्मी हरा लेगी उसको, हम तो बाद में घुसेंगे। तो बांग्लादेश की तो हालत ऐसी है बेचारा, वो तो ऐसा है, पोमेरियन डॉग नहीं होता, वो अपने गेट बंद है तभी तो भौंकता है, जैसे ही गेट खुल जाता है तो पता लगता है अब मारेगा सामने वाला, तो चुप हो जाता है। बांग्लादेश तो वो है, कितना भौंकेगा बांग्लादेश। अब अच्छा, वो बांग्लादेश सपने में जी रहा है कि हम अराकान आर्मी घुस के बांग्लादेश में कब्जा कर रही है। 2000 लोग हैं, 2000 लोग अराकान आर्मी के पास, और वो आर्मी भी नहीं है, वो एक जैसे बोलते हैं मिलिशिया है। अब मिलिशिया और आर्मी में क्या फर्क होता है? आर्मी के पास टैंक होगी, 72 गाड़ियां होंगी, उसके पास एयरफोर्स बैकअप होगी, मिलिशिया के पास ये सब नहीं होता। मिलिशिया के पास AK-47 होगी और ज्यादा इंसास राइफल होगी, और हो सकता है कि हैंडहेल्ड वो LMG हो सकती है, और वो हैंडहेल्ड वो होगा कि ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर आ रहा हो, सिकरा, इससे ऊपर कुछ नहीं होता उसके पास। एक मिलिशिया से नहीं लड़ पा रहा है, सरेंडर कर रहे हैं, आज ही मैंने वीडियो चलाया, ठीक है। अब ये चीज कि बांग्लादेश की आर्मी, उनका हाईएस्ट अवार्ड वीर श्रेष्ठ, हाईएस्ट जो हमारे यहाँ ना परमवीर चक्र, उनके यहाँ वीर श्रेष्ठ है, वो 71 के बाद आज तक मिला नहीं है उस किसी को। लड़ना किससे? 3 साइड से इंडिया, 1 साइड से म्यांमार, तो लड़ेंगे किससे? नेवी में, नेवी उनकी इस साइड म्यांमार, इस साइड इंडिया। अब एक बैटल हार्डनेड आर्मी है जिसको ये पता है बैटल में कैसे जाना है। वो अराकान आर्मी तो तब से, आज से थोड़ी लड़ रही है अराकान में, बहुत साल से लड़ रही है। अराकान आर्मी अंदर घुस करके उनके एरिया पे कब्जा कर रही है, अपने बूथ्स बना रही है, वो नहीं लड़ पा रहे। तो भला बांग्लादेश को ऐसे इशू नहीं है, और बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ है। देखो एक चीज समझो, बांग्लादेश ना पाकिस्तान के साथ है ना इंडिया के साथ है इस समय। वैसे तो पिछले 50 साल से इंडिया के साथ खड़ा, अभी कोई 2-3 गुंडे आगे बैठ गए हैं कुर्सी पे, तो उनको लग रहा है कि उनको बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ हो जाएगा। ये कितने दिन के, हमने यही चीज श्रीलंका में देखी, राजपक्षे ब्रदर्स आ गए थे, तो ऐसी सिचुएशन आ गई जिस स्विमिंग पूल में राजपक्षे का पर्सनल स्विमिंग पूल प्रेसिडेंशियल हाउस का, उसमें लोग नहा रहे थे। हमने यही सिचुएशन देखी मॉलडीव्स के साथ, वो इंडिया आउट कैंपेन वाला अभी आया था, कटोरा लेके मांगने आते 3-4 दिन पहले, ठीक है। तो इंडिया से लड़के अगर नेबरिंग कंट्रीज जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान तो खुद ही कटोरा लेके मांग रहा है, पाकिस्तान के पास क्या जाएंगे? चाइना के पास जाना चाहते चले जाओ, चाइना की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई, तुम कटोरा लेके मांग रहे हो। तो ये चीज, आप श्रीलंका देखो, आप कितना प्यार से इंडिया से बात करता है। हम लोग पता है आपको क्या क्या कर रहे हैं इंडिया से श्रीलंका में, सोच नहीं सकती। हम
वहां पर पुरानी जो ऑयल के जो स्टोरिंग कैपेसिटी है उसको ठीक कर रहे हैं, नीचे से अंडर वाटर इलेक्ट्रिसिटी लाइंस बिछा रहे हैं इंडिया से श्रीलंका के लिए। श्रीलंका में डेवलपमेंट कर रहे हैं, श्रीलंका में हॉस्पिटल बना रहे हैं, श्रीलंका में पावर प्लांट्स बना रहे हैं। और चाइना क्या कर रहा है? हम्बल टोटा बचाने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा दिया। तो बांग्लादेश आज दिख रहा है। मैं आपसे 1 साल बाद आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, और यरीमोन जी भी यही हैं। 1 साल बाद बात कर लेंगे, बांग्लादेश फिर अपने पास बैठा होगा। बांग्लादेश 3 साल से इंडिया से घिरा, और तो बांग्लादेश के अच्छा इंडिया का एक चिकन स्नैक, मैंने एक वीडियो बनाया, बांग्लादेश के पास 2 चिकन स्नैक। अगर उन दोनों चिकन स्नैक को काट दिया गया, एक चिटगांव की और एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे, अगर उन दोनों को हमने काट दिया तो बांग्लादेश बेचारा रोता रहेगा। तो बांग्लादेश की वजह से नहीं हो रहा। चाइना 50 साल से इंडिया से लड़ी तो रहा है। बोफोर्स जो तोप है जिसमें जो यूज हुई हमारी करगिल वॉर में पाकिस्तान के खिलाफ, खरीदी तो चाइना से लड़ने के लिए थी हमने। सच नहीं है तो आप ढूंढ लिए, सर्च मारिए गूगल पे। जब चाइना से वो हमारी टेंशन हुई थी तब हमने बोफोर्स खरीदी थी। तो चाइना भी 50 साल से लड़ ही रहा था, 50 साल और लड़ सकता था। हमने उसको फोर्स नहीं किया था कि हमसे दोस्ती कर, उसकी मजबूरी पड़ी थी भाई की, इसलिए कर। तो वो चाइना अगर वो भी ऐसे सिचुएशन में आ रहा है कि हमारे सामने घुटने टेक रहा है, तो भी ला बैठ, दुनिया हमारे सामने घुटने टेकती रही। चाइना कोई जरूरी नहीं कि आपके आगे घुटने ही टेक रहा हो, इक्वल लेवल पे भी बात की जा सकती है। हमारे को ये क्यों समझते हैं कि आपके आगे घुटने टेक रहा है, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश, कभी चाइना? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि घुटने नहीं टेक रहा है वो, ठीक है, इक्वल लेवल पे बात हो रही होगी। लेकिन जिस किरण रिजिजू को जब चाइनीज प्रेसिडेंट आए थे तो ऑर्डर्स थे कि किरण रिजिजू क्योंकि अरुणाचल से इसलिए चाइना प्रेसिडेंट के सामने नहीं आने चाहिए। वही किरण रिजिजू, वही अरुणाचल जिसका कोई भी ऑफिसर अगर चाइना जाता था तो स्टेपल्ड वीजा दिया जाता था, उसी अरुणाचल के किरण रिजिजू को हमने बॉर्डर पे भेजा और चाइनीज आर्मी के ऑफिसर्स ने उन्हें गिफ्ट्स दिए। तो ये घुटने पे आने से नहीं बोलते तो फिर और बता दीजिए वहां पे ले आएंगे। बहरहाल इन तमामी न्यूज आरजू के लिए घुटनों पे आना, वो 93,000 की जो पैंट उतरती है उसे कहते हैं। जो मर्जी कह लीजिए, आप लोग भी वही उसी जमाने में रहिएगा। आप लोग भी मतलब दुनिया कहाँ चली गई, आप अभी तक वो 93,000 को लेके बैठे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल लेके नहीं बैठा हुआ। मैं आरजू जी आपको ये कह रहा हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा था, और एग्जाम्पल देने का मतलब ये नहीं होता कि मैं उस जमाने में हूं। हम बात किरण रिजिजू जी की कर रहे थे, जो कि चाइना वालों ने उनको गिफ्ट्स दिए और वो भी एक्सेप्ट करके। इसका मतलब चाइना का अरुणाचल पर क्लेम कमजोर पड़ रहा है। हम ये बात कर रहे थे, आप उसको कह रहे थे कि आप कुछ मतलब आपने कुछ बोला, तब मैंने उसका जवाब दिया था कि भैया आपने क्या बोला था? सर हर जगह पे तो इक्वल लेवल पे बोला था, इक्वल लेवल पे बात हो सकती है, घुटने टेकने की बात हो रही थी, घुटने टेकने की बात हुई थी। तो भाई कई बार होता ना, सिंबोलिज्म होता है भाई। कई मामलों में जिसको आप रिजेक्ट कर रहे हो वही आप उसी को आप गिफ्ट दे रहे हो, तो वो असलियत में घुटने टेकना मान लिया जाता है। कई मामलों में पैंट उतारना भी घुटने टेकना नहीं माना जाता। अब वो अपनी अपनी समझ की बात है कि कौन क्या मानता है। जी बात तो ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं से घुमा फिर आके फिर वो 73,000 पे आप लोग आ जाते हैं, तो वो कोई बात नहीं, आपकी खुशी के लिए वो भी सुन लेते हैं। हाँ सॉरी 93 ठीक है, मतलब 20,000 आपने कम कर दिए बेचारे। इसलिए कि हमारे तो और कम करते हैं, हमारे तो कहते सिर्फ 25,000 थे। मैं तो फिर भी ज्यादा बता रही थी। चले कोई बात नहीं यार, आपके मैथ्स टीचर खराब है तो उसमें हम क्या करें? गलती काउंटिंग आपकी खराब है, हमें क्यों ब्लेम कर रहे हो? राहुल इफेक्ट कहते हैं इसे, राहुल इफेक्ट कहते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग आज आए, थैंक यू सो मच। और आई होप कि हम जल्द ही फिर किसी और टॉपिक के लिए दोबारा एक साथ इकट्ठे होंगे और बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।